हेलो गाइस, इमेजिन वी आर रनिंग अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स डू जैसे भी उन लोगों का मन करता है। जैसे कि वहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है, जस्ट अपने गट फीलिंग के हिसाब से वो लोग वहाँ काम करते हैं। ये एक ऐसा वर्ल्ड था दैट एग्जिस्टेड बिफोर वन मैन चेंज्ड एवरीथिंग एंड हिज नेम वॉज फेडरिक विंस्लो टेलर। आज हम लोग उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिया था, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो Frederick Winslow Taylor was an American mechanical engineer. He was known as the father of scientific management. उनकी मेथड को टेलरिज्म कहते थे, जिन्होंने रिवॉल्यूशनराइज किया इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। इससे पहले कुछ रूल्स वगैरह नहीं होता था, पर जब से टेलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, रूल्स वगैरह प्रिंसिपल्स फॉलो करना चालू कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट ओवर देयर by systematically studying the workflow to improve the efficiency of the organization and to improve the workers ability even. So before becoming the chief engineer, he had before he became the chief engineer, he have worked in several roles. इसके वजह से क्या हुआ, उन्हें पता चला कि वर्कर्स लोग कैसे challenges फेस करते हैं in different working conditions of the organization. He observed that industrial resources were not being utilized in an effective and efficient manner. इसीलिए उन्होंने सोचा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से सब वर्किंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करता है। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से he developed the scientific principle. There was no clear before the scientific principles came into force. There were also lack of clear vision, clear division of responsibility. कोई स्पेशलाइजेशन टास्क नहीं था। वर्कर्स लोग जो लोग स्पेशलाइज करते हैं एक टास्क में, उनको वही रोल दिया जाता था। ये सब इससे पहले एप्लीकेबल नहीं था। थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ही मेड दैट सबसे कम कॉस्ट लगे, सबसे कम वेस्टेज हो रिसोर्सेज का, इनएफिशिएंसी रिड्यूस हो ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इवेंचुअली दैट दिस गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Now let us look at the meaning and definition of scientific management. Scientific management is the art of knowing exactly क्या करना है और कैसे करना है. इस अप्रोच के थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स आर अप्लाइड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, selection of the employees in the organization, then training, promotion, retaining of the employees in the organization, development of the employees. ये सब चीज़ को सॉर्ट आउट किया गया. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वॉट you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way possible. कॉस्ट सबसे कम लगना चाहिए, एफिशिएंसी इम्प्रूव होना चाहिए, वेस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए. और वी कैन से ऑल दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर क्या किए थे? He viewed management as a science, believing that scientific laws and principles could be systematically applied. जो भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स वो लाएंगे उसको सिस्टमैटिक तरीका से, फ्रेज्ड मैनर में उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. The 5 principles of scientific management was: first is science, not rule of thumb; second is harmony, not discord; third is mental revolution; then cooperation, not individualism; and finally development of every person to his greatest efficiency. ये 5 principles था. हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं. फर्स्ट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. इसका मीनिंग क्या था? इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल, एकदम पुराना ज़माना का मेथड छोड़ करके, that was known as the rule of thumb, managers should use scientific study. उन्हें यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा, एक्सपेरिमेंट यूज़ करना चाहिए टू डिटरमाइन कि सबसे अच्छा काम करने का तरीका क्या है, सबसे चीपेस्ट रेट में एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके.
एक काम करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, अलग अलग तरीका होता है और सबसे चीप वे पॉसिबली फाइंड आउट करना है, दैट इज नोन एज दी science not rule of thumb. So example, finding the most effective way of shoveling the coal by testing different shovel sizes. अलग अलग shovel sizes से कैसे कोल को हम लोग इफेक्टिवली डिराइव कर सकते हैं, rather than letting each worker use his or her own method. So this is the basic concept behind that. अब इनका डिफरेंस देखते हैं, रूल ऑफ थंब वर्सेस द साइंटिफिक मेथड. सो रूल ऑफ थंब इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, जिनको जैसे मन आया वैसे वो लोग काम किए. वेयर एज साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, देन मेजरमेंट एंड एनालिसिस. Next is supervision. Rule of thumb is based upon supervision. Supervisor decides task timing from his own judgment. Whereas in scientific management, time study, इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इतना काम हो जाना चाहिए. या फिर मोशन स्टडी, unnecessary movement of the employee should be stopped in the organization. So all these were the systematic, we can say, all these were the systematic scientific methods which were being adopted in the organization. Next is, this method differs from person to person. Under the scientific method, methods are standardized and applicable to all the workers. So एक standard टाइप का मेथड होगा, वही मेथड को सब कोई यूज़ करेंगे ताकि डिफ्रेंसिएशन इन वर्क ना हो. अगर बैचिंग प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बैचेस में बन रहा है, वो सिस्टमेटिक और एक बेंचमार्क सेट कर सके, एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला सेट हो सके. लास्ट इज दैट इट लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी एंड इनएफिशिएंसी, क्योंकि वर्कर्स लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. अंडर द रूल ऑफ थंब वर्कर्स आर वर्किंग एट देयर ओन पेस, एट देयर ओन विल. सो इससे क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी और इनएफिशिएंसी इन वर्किंग होता है. Whereas under the scientific method, this ensures uniformity in the working, efficiency is increased, accurateness of the work, will achieve highest accuracy of the work. I hope the difference is very much clear. Now let us look at the second principle, that is harmony, not discord. So there should be cooperation between the workers and the management instead of conflict. So अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, सो वो लोग एक दूसरे को एज अ पार्टनर देखना चाहिए. दे शुड नॉट रिगार्ड दैट दे आर द एनिमीज ऑफ ईच अदर. इससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होगा. वर्कर्स विल बी सेटिस्फाइड वर्किंग इन दी organization, there will be cordial relationship in the organization, and there will be promotion of team spirit. इसके वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल का ओवरऑल गोल्स अचीव होगा. लाइक मैनेजमेंट शुड लिसन टू द वर्कर्स प्रॉब्लम एंड वर्कर्स शुड इवन ट्रस्ट द मैनेजमेंट डिसीजंस फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ. अगर मैनेजमेंट किसी भी प्रोसेस को करने से पहले राय लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स लोगों का, सो वर्कर्स लोग क्या सोचेंगे, दैट दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गोइंग टू ट्रस्ट द मैनेजमेंट डिसीजंस मोर. सो इसके वजह से क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट, कोडाइल रिलेशनशिप होगा. दिस इज हार्मनी and not discord. There should be cooperation in between the workers and the management. Fine. Now the next is mental revolution. इसका मतलब क्या होता है, there should be a shift of both the management and the employees who are working in the organization. ठीक है, so both sides should cooperate with each other. इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगा. दिस कॉल्स फॉर यूनिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में. ऑल इश्यूज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एड्रेस्ड इन अ प्रॉपर मैनर. They should not be mocked and then the workers should be paid on a timely basis, right? They should, all this is going to boost the overall productivity of the workers. अब workers लोगों को क्या करना चाहिए, they should attend their jobs
at the correct time in a disciplined manner with utmost attention and care. There should be devotion and carefulness in operations of the organization. Resources को ठीक से utilize करना. There should not be any sort of wastage of the resources. So इससे क्या होगा? There will be mutual cooperation. There will be a sense of belongingness between the employees and the workers of the organization, between the workers and the management of the organization. There will be much more discipline, loyalty, and sincerity in finishing or fulfilling the tasks and goals of the organization. So, mental revolution is very much important. It is profitable for each and every person in the organization. Now, the next is cooperation, not individualism. So, this is an extension of the harmony principle. So, harmony principle में क्या था कि एक साथ वो लोग काम करेंगे, एक cooperative manner में काम करेंगे. While the former emphasizes that the need for harmony between the two, there should be harmony. This principle takes it further and talks about the mutual cooperation. अगर इंडिविजुअल अकेले में काम कर रहा है, सो इससे क्या होगा? यूनिफाइड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट individual goals of the organization is not going to be achieved, right? So if a organization has to succeed in the longer period of time, सभी वर्कर्स को एक साथ मिल करके यूनिफाइड मैनर में मिल करके काम करना पड़ेगा. अगर हर एक इंडिविजुअल अलग अलग काम करने लग गया, इन आइसोलेशन अगर वो काम करने लग गया, सो गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू अचीव. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स शुड साइंटिफिकली प्लान ऑल द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी डिसीजंस लेना है ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो एक प्लान और सिस्टमैटिक मैनर में वो लोग टास्क डिज़ाइन करेंगे, एंड वर्कर्स इवन हैव टू फॉलो दैट मेथड एंड डिसिप्लिन इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन, right? Now the next principle is development of every person to his or her greatest efficiency. So सबसे पहले जब एम्प्लॉयज़ लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, so the first step is proper selection of the employees of the organization. Selection के बाद क्या होगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, so that they can contribute effectively towards the organizational goals and objectives. So assignment of task based on individual skills and interest helps in enhancing the productivity. इसका मतलब क्या हो रहा है कि division of task according to the interest, according to the specifications of the workers' skills and expectations. So this considerate approach foster क्या करेगा? ये इंथुजियाज़म इंडिविजुअल्स के बीच में लाएगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में लाएगा, मोटिवेशन बूस्ट करेगा, मॉरल बूस्ट करेगा, एंड इट इज़ even going to build a strong sense of belongingness among the employees, right? Now let us look at the advantages of this scientific management. So the first advantage is improved services. जाहिर सा बात है, अगर employees को उनके हिसाब से काम दिया जा रहा है, if they are satisfied while performing the task of the organization, so that is going to improve the productivity of the organization. So अगर productivity improve हो रहा है, then there will be improvement in the services which the employees is going to offer to the customers. It encourages effective cooperation between the management and the workers, promoting teamwork and coordination. So ये harmonious relationship between the management and staff ultimately provide करेगा higher quality services to the end customers, right? Now the next advantage is advantages of division of work. So हर एक एम्प्लॉयज़ को उनके हिसाब से काम देने से क्या होगा? Tasks will become much more simpler, much more systematic, and they are performed in an economical and effective manner.
Next is reduction of conflicts between the staff and the management. So scientific management promotes cooperation and understanding between the management and the employees, and that is going to foster harmonious relationship. अगर हारमोनियस रिलेशनशिप हुआ, देर विल बी शिफ्ट इन द मेंटल थिंकिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स विल बी अचीव्ड at a early stage, right? So all this is very much important for the growth and development of the organization, and this was possible because FW Frederick Winslow Taylor brought the concept of this scientific management. Now the next advantage is scientific selection and training of the staff. So proper selection of the staff was possible, placement, training, development of the staff was possible. सो ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को, प्रॉपर डेवलपमेंट अगर देंगे एम्प्लॉयज़ को, सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ इज़ गोइंग टू फुलफिल द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर मैनर, राइट. देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, उनका करियर ग्रोथ होगा, उसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ. लास्टली देयर शुड बी फेवरेबल working conditions. Of scientific management promotes the creation of comfortable and efficient working environment. कैसे वर्किंग इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होगा, देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेल प्लान्ड शेड्यूल, कब एम्प्लॉयज़ लोगों को आना है, कितने बजे तक काम करना है, कितने बजे तक लीव लेना है. देन देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन, adequate lighting facilities, safety measures should be adopted, leave concessions should be provided to the employees, maternity leave should be provided to the women if they are going through that phase. So all these becomes very necessary facilities to enhance the employee well-being and to increase the productivity, ultimately to increase the productivity of the whole organization. So I think whichever point we have discussed, it is clear. If you are having any sort of queries or questions, you can comment that down in the comment section. I would love to give a reply to that. Keep studying and take care.